नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हमने हमारे पिछले वीडियो क्लास के अंदर देखा था कि नॉन स्टोइकोमेट्रिक जो डिफेक्ट हैं उन नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट को चार भागों में क्लासिफाइड किया गया। नॉन स्टोइकोमेट्रिक जो दोष हैं, जो कमियां हैं, वो किस किस वजह से हो सकती हैं। हमने देखा है कि धनायन की कमी के कारण हो सकती हैं, धनायन की वृद्धि के कारण हो सकती हैं, ऋणायन की कमी के कारण हो सकती हैं और ऋणायन की वृद्धि के कारण हो सकती है। और इनमें से हमने दो जो दोष हैं, दो जो डिफेक्ट हैं, धनायन की कमी के कारण और धनायन की वृद्धि के कारण, ये जो दो दोष थे इनके बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो क्लास के अंदर चर्चा की थी। आज हम बाकी के जो दो डिफेक्ट बच गए अपनी, ऋणायन की कमी के कारण और ऋणायन की वृद्धि के कारण, इन दो डिफेक्ट्स की चर्चा करेंगे। तो अगला अपना तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा जो डिफेक्ट है अपना, वो है ऋणायन की कमी के कारण। ऋणायन की कमी के कारण उत्पन्न दोष या उत्पन्न नॉन स्टोइकोमेट्रिक दोष। इसका मतलब यह है कि क्रिस्टल में से या क्रिस्टल निर्माण के दौरान कोई न कोई ऋणायन अपने निर्धारित जालक स्थान से, क्रिस्टल जालक से क्या हो जाएगा, अनुपस्थित रह जाएगा। जैसे ये अपने पास एक आदर्श क्रिस्टल है, यहाँ धनायन, ऋणायन, धनायन, ऋणायन, इस प्रकार से धनायन और ऋणायन एक निश्चित नियमित क्रम में या निश्चित ज्यामितीय क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। किसमें? क्रिस्टलीय पदार्थों में। एक धनायन को चारों ओर से ऋणायन घेरे रखते हैं और एक ऋणायन को चारों तरफ से धनायन घेरे रहते हैं। इस प्रकार अवयवी कणों का एक निश्चित नियमित क्रम होता है क्रिस्टलीय पदार्थों के अंदर। ये अपने पास एक क्रिस्टलीय ठोस है, ये आइडियल अरेंजमेंट है। अब त्रुटिपूर्ण क्रिस्टल में, ये तो परम शून्य ताप 0 केल्विन की बात है। त्रुटिपूर्ण क्रिस्टल में क्या है, त्रुटिपूर्ण क्रिस्टल में त्रुटि उत्पन्न हो जाएगी तो तापमान, उच्च तापमान पर लाएंगे अपन क्रिस्टल को, तो एक तो त्रुटि उत्पन्न हो जाएगी और दूसरी बात, क्रिस्टल में उपस्थित धनायन और ऋणायन की संख्याओं का जो अनुपात है वो आदर्श अणुसूत्र या मूलानुपाती सूत्र से भिन्न हो जाएगा। ऐसे यौगिक नॉन स्टोइकोमेट्रिक यौगिक और उनमें उत्पन्न होने वाले इस प्रकार के जो दोष है उनको अपन बोलते हैं नॉन स्टोइकोमेट्रिक दोष। अब जब अपन इस क्रिस्टल को उच्च तापमान पर लाते हैं, तो या फिर यूं मान लें कि अपन ने इस क्रिस्टल को गर्म किया और गर्म करके अपन ने इसको पिघला लिया, इसको मेल्ट फॉर्म में लेकर आ गए, फिर अपन उसका रूम टेम्परेचर के ऊपर ही क्रिस्टलाइजेशन कर रहे हैं, यानी उसको वापस क्रिस्टलीय फॉर्म में, यानी उसको धीरे धीरे ठंडा कर रहे हैं, यानी द्रव से ठोस अवस्था में परिवर्तित कर रहे हैं। तो जब क्रिस्टलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, द्रवित अवस्था में पदार्थ है वो वापस क्रिस्टल फॉर्म में आता है, ठोस रूप में बदलता है। तो क्रिस्टल निर्माण के दौरान कोई ऋणायन अपने निर्धारित जालक स्थान से अनुपस्थित हो जाता है, यानी कोई ऋणायन अपने निर्धारित जालक स्थान पर प्रवेश नहीं कर पाता है, जिसके कारण क्रिस्टल में उस ऋणायन की जगह खाली हो जाती है। ये तो आदर्श क्रिस्टल था और जब इसमें त्रुटि उत्पन्न हुई तो ये हुआ धनायन, ऋणायन, धनायन, ऋणायन। धनायन के नजदीक ऋणायन, इस प्रकार से पार्टिकल व्यवस्थित थे। अपन ये मान लेते हैं कि ये त्रुटिपूर्ण क्रिस्टल है और इसमें से ये जो धनायन है, ये धनायन इस क्रिस्टल में अपने निर्धारित जालक स्थान पर प्रवेश नहीं कर पाया। तो क्रिस्टल के अंदर इस धनायन के स्थान पर क्या हो गया, एक वैकेंट स्पेस बन गया। इस स्पेस ने इस क्रिस्टल को त्रुटिपूर्ण कर दिया। अब यहां से जो ऋणायन निकल के गया है, उस ऋणायन ने, जैसे X माइनस था, उस ऋणायन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके न्यूट्रल फॉर्म में आ गया और एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। अब जैसे ही यहां से ऋणायन बाहर निकला या क्रिस्टल में से ऋणायन अनुपस्थित रहा, मान लो कि ये ऋणायन यहां प्रवेश करना चाहिए था और प्रवेश नहीं कर पाया,
तो क्रिस्टल के ऊपर ओवरऑल जो चार्ज है वो एक ऋणावेश प्रवेश नहीं कर पाया, तो ओवरऑल चार्ज क्रिस्टल पर कैसा आना चाहिए, धनावेश आना चाहिए, क्योंकि आदर्श क्रिस्टल में धनावेश और ऋणावेश की मात्रा बराबर थी, और त्रुटिपूर्ण क्रिस्टल में क्या हुआ, ऋणावेश प्रवेश नहीं कर पाया, इसका मतलब ऋणावेश की कमी हो गई और ऋणायन की क्या हो गई, क्रिस्टल में कमी हो गई और धनावेश क्या हो गया, बढ़ गया। इसका मतलब ये है कि अगर इस ऋणायन निकल जाता और अन्य कोई परिवर्तन न होता तो क्रिस्टल के ऊपर चार्ज कैसा होता, प्लस चार्ज। लेकिन हम शुरू से ये बात कर रहे हैं कि जो क्रिस्टल है वो चाहे आदर्श क्रिस्टल हो या फिर वो त्रुटिपूर्ण अवस्था में हो, किसी भी अवस्था में हो, क्रिस्टल सदैव विद्युत उदासीनता के नियम का पालन करेंगे। इसका मतलब क्रिस्टल ओवरऑल विद्युत का उदासीन रहेगा नहीं, जितना धनावेश रहेगा उतना का उतना ही ऋणावेश रहेगा। अब ये जो ऋणायन है, ये जो ऋणावेश है जो कि यहां से अनुपस्थित रहता है इस जगह से, ये ऋणायन अपने से संबंधित इलेक्ट्रॉन को क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को जिस जगह पर ये प्रविष्ट होना चाहिए था उस जगह पर इस इलेक्ट्रॉन को प्रवेश करा देता है, और यहां आ गया एक इलेक्ट्रॉन। इस स्थान पर आना चाहिए था ये ऋणावेश या ऋणायन आना चाहिए था, लेकिन ऋणायन नहीं आ पाया, प्रवेश नहीं कर पाया, तो इस ऋणायन ने क्या किया, क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए अपने से संबंधित इलेक्ट्रॉन को अपनी क्रिस्टल में अपने निर्धारित चालक स्थान पर प्रवेश करा दिया। इलेक्ट्रॉन युक्त ये जो जगह है, ये जो होल है, इलेक्ट्रॉन युक्त जो छिद्र है, इस छिद्र को अपन बोलते हैं एफ केंद्र। एफ केंद्र। और ये जो एफ केंद्र है, ये एफ केंद्र इस क्रिस्टल को रंगीन बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। यानी ऐसे क्रिस्टल जिनके अंदर ऋणायन की कमी के कारण नॉन स्टोइकोमेट्रिक दोष उत्पन्न होते हैं, उन क्रिस्टलों के ये जो क्रिस्टल होते हैं ये प्रकृति में रंगीन होते हैं, और इनके रंगीन होने का कारण कौन है, इनके रंगीन होने का कारण है ये एफ केंद्र। इस एफ केंद्र, और अपने को पता है कि जब इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल के अंदर मौजूद है तो इलेक्ट्रॉन हवा में तो है नहीं, इलेक्ट्रॉन किसी न किसी ऑर्बिटल में है, किसी न किसी एनर्जी लेवल में है। तो जैसे ही अपन विजिबल लाइट के अंदर इस क्रिस्टल को लेकर जाते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो एफ केंद्र वाला इलेक्ट्रॉन है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है एफ केंद्र वाला, जैसे ही अपन क्रिस्टल को विजिबल लाइट में लेके जाते हैं, विजिबल लाइट यानी दृश्य जो प्रकाश है, उस दृश्य प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करके ये इलेक्ट्रॉन अपने लोअर एनर्जी लेवल से कहां जाता है, हायर एनर्जी लेवल में जाता है। तो इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर गया, नीचे से ऊपर जाने के लिए इसने फिक्स वेवलेंथ की जो रेडिएशन है, विजिबल रेडिएशन है, उसको ऑब्जर्व किया, और इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया हायर एनर्जी लेवल में। अब हायर एनर्जी लेवल, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन को कि ये इलेक्ट्रॉन अपनी एक्साइटेड फॉर्म में है, उत्तेजित अवस्था में। और उत्तेजित अवस्था के अंदर इलेक्ट्रॉन अस्थायी प्रकृति के होते हैं, स्थायी नहीं होते हैं। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन अस्थायी है और स्थायित्व प्राप्त करने के लिए क्या करेगा, वापस अपने मूल ऊर्जा स्तर के अंदर लौटता है। इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर गया तो इसने एनर्जी ऑब्जर्व की, यानी दृश्य प्रकाश की कुछ निश्चित विकिरणों को इसने अवशोषित किया, और जब ये इलेक्ट्रॉन, उत्तेजित इलेक्ट्रॉन स्थायित्व प्राप्त करने के लिए वापस ऊपर से नीचे आता है, तो निश्चित विकिरणों की, दृश्य विकिरणों को या दृश्य किरणों को ये क्या करता है, उत्सर्जित करता है। जिस रंग की विकिरणों को यह अवशोषित करता है उसके कॉम्प्लीमेंट्री यानी पूरक रंग की विकिरणों का उत्सर्जन करता है। तो अपने को ये उत्सर्जित होती हुई विकिरणें दिखाई देती हैं, और उत्सर्जित होती हुई विकिरणों के रंग का ही अपने को एक क्रिस्टल दिखाई देने लगता है। तो ये जो एफ केंद्र है, ये इस क्रिस्टल को रंगीन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और दूसरी बात, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और ये इस अनपेड इलेक्ट्रॉन के कारण ही इस प्रकार के जो त्रुटिपूर्ण क्रिस्टल है वो मैग्नेटिक नेचर से अगर अपन देखें तो ये कैसे होते हैं, ये अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं, ये होते हैं अनुचुंबकीय नेचर के, अनुचुंबकीय प्रकृति के, अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। अनुचुंबकीय का मतलब है कि ये चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो इस प्रकार त्रुटिपूर्ण क्रिस्टल में अगर ऋणायन की कमी हो जाए तो ऋणायन की कमी के कारण भी कौन से दोष उत्पन्न हो जाते हैं, नॉन स्टोइकोमेट्रिक दोष हो जाते हैं। और दोषपूर्ण या त्रुटिपूर्ण क्रिस्टल में उपस्थित धनायन और ऋणायन की संख्याओं का जो अनुपात है वो आदर्श क्रिस्टल की तुलना में बदल जाता है। इसीलिए यौगिक नॉन स्टोइकोमेट्रिक यौगिक कहलाते हैं, और इनमें उत्पन्न होने वाले जो दोष हैं वो नॉन स्टोइकोमेट्रिक दोष कहलाते हैं। इसे समझने के लिए अपन एक एग्जांपल और ले। ये जो एफ केंद्र वाली बात है,
ये एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है और इसके दोबारा भी पूछने की पूरी संभावना है कि एफ के अंदर क्या होता है। या फिर एक दोष क्रिस्टल है जिसमें ऋणायन की कमी हो गई और उसके ऋणावेश भाग यानी जहां पर क्रिस्टल जालक में ऋणावेश आना चाहिए था उस जगह एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाता है। या फिर कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं, इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाए उसे अपन एफ के अंदर बोल देते हैं। और कुछ एग्जाम्पल हैं, उन एग्जाम्पलों का उपयोग करके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे क्या कारण है कि सोडियम क्लोराइड को सोडियम की वाष्प में गर्म किया जाए तो सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल है वो पीले रंग का हो जाता है। क्वेश्चन ये है कि क्या कारण है कि यदि सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल को सोडियम की वेपर में गर्म किया जाए, सोडियम की वाष्प में गर्म किया जाए तो सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल है वो व्हाइट होते हैं। वैसे तो सोडियम क्लोराइड व्हाइट होता है, लेकिन सोडियम की वेपर में यदि अपन उसको गर्म करेंगे तो वो येलो कलर का हो जाएगा। अब कारण पूछता है कि ये जो येलो कलर है, इस येलो कलर का कारण क्या है। इसी प्रकार पोटेशियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल है, उस पोटेशियम क्लोराइड के क्रिस्टल को यदि पोटेशियम की वेपर में अपन गर्म कर दें तो क्रिस्टल व्हाइट होते हैं, लेकिन पोटेशियम की वेपर में गर्म करने के बाद वो बैंगनी रंग के हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है। इसी प्रकार ये पूछा जाता है कि लिथियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल है जो कि व्हाइट कलर के होते हैं, यदि अपन उनको लिथियम के साथ या लिथियम की भाप में गर्म कर दें तो फिर वो बैंगनी रंग के हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, इस कलर के लिए कौन सी बात है रिस्पॉन्सिबल है। इस बात के लिए इसका कारण है, शॉर्टकट में सीधा आंसर है इसका कारण कौन है, एफ के अंदर। ये एफ के अंदर क्रिस्टल में किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एफ के अंदर का मतलब है ये एक अकेला इलेक्ट्रॉन है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। यही इलेक्ट्रॉन दृश्य प्रकाश के अंदर ऊर्जा अवशोषित करके क्रिस्टल के निम्न ऊर्जा स्तरों से ऊपर यानी हायर एनर्जी लेवल में जाता है और नीचे से ऊपर जाने के लिए एक निश्चित ऊर्जा के विकिरणों को या दृश्य विकिरणों को अवशोषित करता है। और जब ऊपर से वापस नीचे आता है तो जो प्रकाश उसने अवशोषित किया है, जो विकिरण जिस रंग की विकिरणों का अवशोषण किया है उसके कंप्लीमेंट्री यानी पूरक रंग की विकिरणों का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। और इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आने के दौरान जिस रंग की विकिरणों का उत्सर्जन करता है क्रिस्टल हमें उसी रंग का दिखाई देता है। अपन इसे समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड का। ये तीनों एग्जांपल इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मैं इनको अलग अलग करके लिख देता हूं। जैसे सोडियम की वाष्प में NaCl को गर्म करने पर यह पीले रंग का हो जाता है। अब एग्जाम में इसका कारण पूछा जाता है कि इस पीले रंग का कारण क्या है। इसी प्रकार दूसरा, सोडियम की वाष्प में या फिर KCl को पोटेशियम की वाष्प में गर्म करने पर यह बैंगनी रंग का हो जाता है। इसका कारण पूछता है, इस बैंगनी रंग का कारण क्या है। इसी प्रकार लिथियम क्लोराइड को लिथियम की वाष्प में गर्म करने पर यह गुलाबी रंग का हो जाता है। तीनों का एक ही कारण है और कारण कौन है, एफ सेंटर, एफ के अंदर। एफ एक ग्रीक वर्ड है और बेनजेरेटर, इसका मतलब ग्रीक भाषा में होता है रंग। और यहीं से एफ जो इंडिकेशन है वो लिया गया है। तो एफ के अंदर का मतलब इन तीनों का कारण कौन है, एफ सेंटर है। एफ सेंटर के अंदर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है और ये अनपेड इलेक्ट्रॉन विजिबल लाइट के अंदर एनर्जी लेकर के दो ऊर्जा स्तरों के बीच ट्रांजिशन करता है और उसी ट्रांजिशन के फलस्वरूप क्रिस्टल जो है वो अलग अलग कलर का दिखाई देता है। अब होता कैसे है, जैसे
अपन सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल का एग्जांपल लें। अपने पास सोडियम क्लोराइड का एक क्रिस्टल है, Na+, Cl-, Na+, Cl-, प्लस काउंटिंग कर लेते हैं, बराबर है क्या 1 2 3 4 5 और 6 सोडियम आयन, 1 2 3 4 5 और 6 क्लोराइड आयन। अब ये तो आदर्श क्रिस्टल है, लेकिन त्रुटिपूर्ण क्रिस्टल में एब्सेंट क्या होता है, ऋणायन एब्सेंट होता है, ऋणायन की कमी है। अब अपन ने क्या किया, इस क्रिस्टल को ऊपर अपन ने सोडियम गैसीय फॉर्म में ले रखा है, सोडियम की भाप है, इसका मतलब सोडियम को अपन ने एटॉमिक फॉर्म में ला रखा है। ये सोडियम की वेपर है और सोडियम के परमाणु, अपन ने इसको मेल्ट किया और मेल्ट करने से नहीं, इसको गर्म किया। गर्म करने से हुआ क्या, एक जो क्लोराइड आयन है जो नॉन मेटल है वो क्रिस्टल से बाहर आ गया। जैसे मान लो कि ये क्लोराइड आयन है, ये क्रिस्टल से बाहर आ गया, Cl-, और क्रिस्टल में इस क्लोराइड आयन की जगह क्या हो गई, खाली हो गई। अपन ने इसको सोडियम की वेपर में क्रिस्टल को मेल्ट करा लिया और फिर वापस अपन उस मेल्ट को यानी द्रवित क्रिस्टल का वापस क्रिस्टलाइजेशन कर रहे हैं, यानी वापस ठंडा कर रहे हैं। तो ठंडा होने के दौरान ये प्रक्रिया होती है कि कोई क्लोराइड आयन अपने निर्धारित जालक स्थान पर प्रवेश ही न कर पाए, सतह पर रह जाए, क्रिस्टल से बाहर निकल गए मान लो। अब ये क्लोराइड आयन क्या करता है, बाहर कौन से आयन उपस्थित हैं, बाहर कौन से परमाणु उपस्थित है, सोडियम के परमाणु उपस्थित हैं, जो कि क्रिस्टल की सतह पर भी जमा है सोडियम के परमाणु। यह क्लोराइड आयन इस सोडियम मेटल से क्रिया करके NaCl का निर्माण करता है, Na+ और Cl- और साथ में क्या लिबरेट होते हैं, इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। ये जो NaCl बना है, ये NaCl तो इसी क्रिस्टल की सतह पर जमा हो जाता है, यहीं पर रह गया, यहाँ सतह पर NaCl आ गया। NaCl के बनने से जो इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ है, ये मुक्त हुआ इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करने के लिए या विद्युतीय उदासीन करने के लिए यहाँ से, जहाँ से क्लोराइड आयन निकला है, जहाँ से ऋणायन निकला है, और ऋणायन के निकलने से एक होल बन गया, एक खाली स्थान बन गया। इस खाली जगह के अंदर ये इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ इलेक्ट्रॉन इस खाली जगह में प्रवेश कर जाता है। इलेक्ट्रॉन युक्त ये जो होल बना है, इस होल का नाम है F केंद्र। और जब इस सोडियम क्लोराइड, अब इस सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल को जब अपन धूप में लेके जाएंगे, यानी दृश्य प्रकाश इसको अवेलेबल कराएंगे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है जो F केंद्र के अंदर मौजूद है, ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तरों, दो ऊर्जा स्तरों के बीच वाइब्रेशन करेगा, यानी ट्रांजिशन करेगा, संक्रमण करेगा, नीचे से ऊपर जाएगा, यानी ऊर्जा, यहाँ मान लो कि इलेक्ट्रॉन है F केंद्र का इलेक्ट्रॉन, दृश्य प्रकाश के अंदर ऊर्जा लेकर के ये इलेक्ट्रॉन नीचे लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाएगा, और जब ऊपर से वापस नीचे आएगा तो एक निश्चित रंग की विकिरणों का उत्सर्जन करेगा। सोडियम क्लोराइड के अंदर उत्सर्जित होने वाली जो विकिरणें होती हैं वो कैसे रंग की होती हैं, पीले रंग की होती हैं। इसीलिए अपने को क्रिस्टल कैसा दिखाई देता है, पीले रंग का दिखाई देता है। इसी प्रकार पोटेशियम क्लोराइड के अंदर ये उत्सर्जित होने वाली जो विकिरणें होती हैं, ये कौन से रंग की होती हैं, ये बैंगनी रंग की होती हैं। लिथियम क्लोराइड के अंदर यदि अपन यही प्रोसीजर करेंगे तो और यही प्रोसीजर करेंगे और जब क्रिस्टल को धूप में ले जाएंगे तो उत्सर्जित होने वाली जो विकिरणें हैं वो किस रंग की होंगी, वो गुलाबी रंग की विकिरणें होंगी। इस प्रकार F केंद्र के कारण सोडियम की वाष्प में सोडियम क्लोराइड को गर्म करने पर पीला होता है, कारण है F केंद्र। पोटेशियम क्लोराइड को पोटेशियम की वाष्प में गर्म करने पर क्रिस्टल बैंगनी रंग का होता है, कारण F केंद्र। और लिथियम क्लोराइड को लिथियम की वेपर में यदि गर्म किया जाए तो क्रिस्टल जो है वो गुलाबी रंग का हो जाता है, पिंक कलर का हो जाता है। उसका कारण भी कौन है, F केंद्र है। तो इस F केंद्र से कई बार क्वेश्चन आ चुका है और आगे भी पूरी संभावना है कि इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाएं।
तो ये हो गया अपना तीसरा ऋणायन की कमी के कारण उत्पन्न होने वाले नॉन स्टोइकोमेट्रिक दोष। यहाँ जो याद रखने वाली बात है, ये 3 एग्जाम्पल है और एफ केंद्र के बारे में आपको ध्यान में रखना। और अपने को ये भी पता होना चाहिए कि अकेला जब एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है तो वो अकेला अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यौगिक को, कंपाउंड को, क्रिस्टल को कैसा बना देता है? पैरामैग्नेटिक बना देता है, यानी अनुचुंबकीय बना देता है। अगला जो चौथा प्रकार है अपना, ये हो गया ऋणायन की कमी के कारण, और चौथा है अपना ऋणायन की वृद्धि के कारण या ऋणायन की अधिकता के कारण। ऋणायन की वृद्धि के कारण उत्पन्न होने वाले नॉन स्टोइकोमेट्रिक दोष। ऋणायन की वृद्धि का मतलब है कि क्रिस्टल निर्माण के दौरान, और जब क्रिस्टल बनता है तो धनायन और ऋणायन एक निश्चित नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं और अवयवी कणों यानी कंपोनेंट पार्टिकल के बीच में कोई न कोई खाली जगह रह जाती है। उस खाली जगह को अपन बोल देते हैं अंतराकाश यानी इंटरस्टिशियल स्पेस। जब मूल रूप से शुरुआत से जब क्रिस्टल का निर्माण हो रहा है, उस दौरान होता क्या है कि गलती से कोई ऋणायन अंतराकाशों में प्रवेश कर जाता है। जैसे कि अपन पीछे पढ़ गए हैं कि गलती से कोई धनायन भी क्रिस्टल अंतराकाशों में प्रवेश कर सकता है। तो इस बार ऐसा हो रहा है कि इस बार कोई ऋणायन गलती से क्रिस्टल के अंतराकाशों में प्रवेश कर जाए। जैसे ये अपने पास एक क्रिस्टल है, धनायन, ऋणायन, धनायन, इस प्रकार अवयवी कण यानी कंपोनेंट पार्टिकल अरेंज है। और गलती से क्या हुआ, गलती से अवयवी कणों के बीच की ये जो खाली जगह है। अब अपना चौथा जो है, चौथा होगा, 3 हो गए अपने धनायन की कमी के कारण, धनायन की वृद्धि के कारण, ऋणायन की कमी के कारण, और अपना चौथा जो दोष है नॉन स्टोइकोमेट्रिक दोष, वो है ऋणायन की वृद्धि के कारण उत्पन्न होने वाले नॉन स्टोइकोमेट्रिक दोष। ये अपनी चौथी कैटेगरी। अब ऋणायन की वृद्धि का मतलब ये है कि जब क्रिस्टल का निर्माण हो रहा होता है, उस निर्माण के दौरान ही कोई एक्स्ट्रा यानी अतिरिक्त ऋणायन क्या करता है, क्रिस्टल के अंतराकाशों में स्थान ग्रहण कर लेता है। और जैसा कि अपन अपने पास ये एक आदर्श क्रिस्टल है, और जब इस क्रिस्टल का निर्माण हो रहा होता है तो अवयवी कणों के बीच की जो खाली जगह है, जिसको अपन अंतराकोशीय अवकाश या अंतराकाश भी बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस बोल देते हैं अपन, कोई एक्स्ट्रा अतिरिक्त ऋणायन इस इंटरस्टिशियल स्पेस में स्थान ग्रहण कर लेता है। मान लेते हैं कि यहाँ एक ऋणायन है, वो प्रवेश कर गया। अब ऋणायन के प्रवेश करते ही, पहले तो जब तक ये ऋणायन प्रवेश नहीं करा था तब तक तो धनायन यानी धनावेश और ऋणावेश की मात्रा बराबर थी और क्रिस्टल विद्युतीय रूप से उदासीन था, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। लेकिन जैसे ही एक एक्स्ट्रा ऋणायन क्रिस्टल के अंतराकाशों में प्रवेश करता है, प्रवेश करते ही क्रिस्टल की जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है, विद्युत उदासीनता है, वो खत्म हो गई और क्रिस्टल के ऊपर एक्स्ट्रा एक ऋणायन अतिरिक्त होने से एक क्रिस्टल के ऊपर जो चार्ज है वो -1 आ गया। लेकिन अपनी थ्योरी ये है कि क्रिस्टल चाहे आदर्श है चाहे त्रुटिपूर्ण है, उस पर किसी प्रकार का कोई चार्ज, कोई आवेश नहीं होना चाहिए। क्रिस्टल हमेशा विद्युत उदासीनता के नियम का पालन करेंगे, चाहे तो वो आदर्श अवस्था में हो चाहे वो त्रुटिपूर्ण अवस्था में हो। तो क्रिस्टल किसी प्रकार क्रिस्टल के ऊपर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं रहेगा, जबकि एक्स्ट्रा ऋणायन के प्रवेश करने से अपने को पता है कि क्रिस्टल पर चार्ज आ गया। अब अपने को इस क्रिस्टल को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाना है। अब अपन क्रिस्टल को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कैसे बनाएंगे? कोई सा भी इस ऋणायन के निकटवर्ती कोई सा भी एक जो धनायन है, वो धनायन अपनी ऑक्सीकरण अवस्था के अंदर ऋणावेश की मात्रा के अनुसार एक या एक से अधिक की क्या कर लेता है, वृद्धि कर लेता है। जैसे अपन एक एग्जांपल लें, अब अपने पास एक मेटल है, मेटल धनायन अपने पास ये, और ये जो मेटल है ये ट्रांजिशन मेटल है। और ट्रांजिशन मेटलों की, संक्रमण धातुओं की एक खूबी और एक खास बात मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं, या हमने कक्षा 11 में भी इसके बारे में चर्चा की है कि जो संक्रमण धातुएं हैं, संक्रमण धातुएं ये गुण प्रदर्शित करती हैं, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था
का गुण प्रदर्शित करती हैं। ये उनकी एक खास बात है जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब है कि संक्रमण धातुओं की कोई एक फिक्स ऑक्सीकरण अवस्था नहीं है, उनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं बदल सकती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं मैग्नीज का अगर एग्जाम्पल लूं तो अपने को पता है कि मैग्नीज +2, मैग्नीज +2, मैग्नीज +3, मैग्नीज +4, मैग्नीज +5, +6, +7 तक की ऑक्सीकरण अवस्थाएं, सभी ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करता है। तो इसी गुण को कहते हैं, यानी एक से ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था, एक तत्व जब एक से ज्यादा प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करता है तो तत्व के इसी गुण को अपन कह देते हैं परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था। और ये गुण जो है वो बखूबी पाया जाता है किसमें? संक्रमण धातुओं के अंदर। अब संक्रमण धातुओं का कोई अपने, जैसे अपने यहाँ में एम लिखा है, उनका मतलब मेटल, मेटल धातु। ये अपने पास एक ऐसा धातु तत्व है जो कि परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, यानी अपनी ऑक्सीकरण अवस्था को कम ज्यादा कर सकता है। अब इस त्रुटिपूर्ण क्रिस्टल में हुआ क्या? मान लो कि एक अतिरिक्त ऋणायन जो है वो अक्ष माइनस प्रवेश कर गया, यानी अक्ष एक ऋणायन है अपने पास। ये ऋणायन क्रिस्टल निर्माण के दौरान गलती से इस क्रिस्टल के अंतराकाशों में फिट हो गया, अंतराकाशों में एक ऋणायन आ गया। अब ऋणायन आते ही क्रिस्टल पर ऋणावेश आ गया। ऋणावेश को आप अपने को संतुलित करना है, यानी क्रिस्टल के ऊपर अपने को किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं चाहिए। तो ये जो क्रिस्टल क्या करता है, इसमें उपस्थित जो धातु परमाणु है, जो कि कौन सी धातुएं हैं? संक्रमण धातुएं। तो आवश्यकता अनुसार कोई भी एक या एक से अधिक प्रकार की धातुएं या धनायन जो है वो अपने ऑक्सीकरण अवस्था में आवश्यकता अनुसार वृद्धि कर लेते हैं। अगर एक ऋणायन प्रविष्ट हुआ है तो एक धनावेश को और बढ़ाना है तो कोई सा भी एक धातु परमाणु क्या करेगा? धातु धनायन क्या करेगा? अपने ऑक्सीकरण अवस्था में एक की वृद्धि कर लेगा। तो जैसे मान लेते हैं कि ये जो धातु धनायन है ये अपनी ऑक्सीकरण अवस्था को यहाँ +1 है और +1 से बढ़ा करके कितनी कर लेता है? +2 कर लेता है। अब जितना धनावेश है उतना ही क्या है? ऋणावेश है। धनावेश और ऋणावेश बराबर हो गए और क्रिस्टल जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। इस प्रकार विद्युत उदासीनता के नियम का पालन भी हो गया और क्रिस्टल कैसा हो गया? त्रुटिपूर्ण भी हो गया। तो ये अपना चौथा दोष है जिसमें ऋणायन की वृद्धि के कारण भी कौन सा दोष उत्पन्न हो गया? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष उत्पन्न हो गया। एक और है जो याद रखने वाली बात है, ये जो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड होते हैं, इन नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स को अपन बर्थोलाइड कंपाउंड भी कहते हैं। बर्थोलाइड कंपाउंड भी कहते हैं, बर्थोलाइड यौगिक भी कहते हैं। तो इस प्रकार ये अपने दो दोष कंप्लीट हो गए जिनमें अपन ने स्टोइकियोमेट्रिक दोष के बारे में पढ़ा और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष के बारे में पढ़ा। एक बार मैं इनको टेबल के रूप में लिख देता हूं कि अपन ने अब तक क्या क्या पढ़ा। अपन पढ़ रहे थे डिफेक्ट के बारे में, यानी दोष के बारे में पढ़ रहे थे अपन। अपना एक दोष अभी बचा हुआ है, अशुद्धता दोष है, यानी इम्प्योरिटी जो डिफेक्ट है वो बची हुई है, वो अपन अगले वीडियो के अंदर उसकी चर्चा करेंगे। अपन पढ़ रहे थे दोष, यानी क्रिस्टल दोष पढ़ रहे थे अपन, क्रिस्टल दोष, क्रिस्टलाइन डिफेक्ट पढ़ रहे थे अपन। और इनको कितने भागों में क्लासिफाइड किया अपन ने? अपन ने 2 भागों में क्लासिफाइड किया। कौन कौन से? एक अपन ने पढ़ा इसके बारे में इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट के बारे में पढ़ा अपन ने। दूसरा अपन ने पढ़ा पॉइंट डिफेक्ट, या फिर अपन ने इसको अपन बिंदु दोष या परमाणु दोष भी बोलते हैं, या फिर एटॉमिक डिफेक्ट के बारे में पढ़ा अपन ने। ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट है ये मैंने आपको बताया सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे जो सेमीकंडक्टर क्रिस्टल हैं, सहसंयोजक क्रिस्टल हैं, उनमें देखने को मिलता है। और पॉइंट डिफेक्ट है, इसको फर्दर अपन ने डिवाइड किया था। एक तो इसके 2 तो कारण बताए थे मैंने आपको, इसके 2 कारण हो सकते हैं। एक तो पॉइंट डिफेक्ट कैसी हो सकती है, एक तो ये रिक्तिका प्रकार की हो सकती है, यानी ये रिक्तिका दोष हो सकते हैं।
या फिर ये कैसे हो सकते हैं, या फिर ये अंतराकाशी दोष हो सकते हैं। ये तो थे दोष के कारण। इसके अलावा इसका जो क्लासिफिकेशन है, इसका जो वर्गीकरण है, वो अपन ने किस प्रकार किया था, वो अपन ने इसको 3 भागों में कैटेगराइज किया। कौन कौन से? फर्स्ट स्टोइकियोमेट्रिक, स्टोइकियोमेट्रिक दोष। दूसरे थे अपने नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष। और तीसरे थे अशुद्धता दोष। इनके बारे में पढ़ना भी बाकी है, जो अपन अगली वीडियो क्लास में पढ़ेंगे। अशुद्धता दोष यानी इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अपन ने शॉर्ट की इसके बारे में स्टोइकियोमेट्रिक जो दोष हैं उनको फर्दर डिवाइड किया था अपन ने। कौन कौन से दोष में? एक तो पढ़ा था अपन ने शॉर्ट की दोष, और एक पढ़ा था अपन ने इसमें फ्रेंकल दोष। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक जो दोष हैं उनको अपन ने फर्दर डिवाइड किया था कितनी कैटेगरी में? 4। कौन कौन से? धनायन की कमी के कारण, धनायन की वृद्धि के कारण, ऋणायन की कमी के कारण, और ये हो गया ऋणायन की वृद्धि के कारण। इस प्रकार इनकी 4 कैटेगरी बनाई थी अपन ने, और इनके बारे में अपन ने अलग अलग से डिटेल में स्टडी की और इनके एग्जाम्पल देखे अपन ने। और अब अपना जो आखिरी है वो है अशुद्धता दोष। ये अपन अपने अगले वीडियो क्लास के अंदर इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये एक सारणीबद्ध पैटर्न था कि अपन ने क्रिस्टल दोष इस तरीके से इस पैटर्न के अंदर पढ़े हैं। अपना जो आखिरी दोष है वो ये बच गया, अशुद्धता दोष यानी इम्प्योरिटी डिफेक्ट बच गया, जो अपन नेक्स्ट अपनी जो वीडियो क्लास है उसके अंदर डिस्कस करेंगे। आई होप कि आज का जो वीडियो है ये आपके लिए हेल्पफुल रहा है, और मैं ये उम्मीद भी करता हूँ कि आपने वीडियो के साथ साथ नोट्स बनाए हैं। उन नोट्स को पढ़िए, और पढ़ने के बाद आपकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे भेज दीजिए। मैं अगले वीडियो में आपकी समस्याओं का समाधान कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।